नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। लाउड बोलेंगे, इसलिए लाउड बोलेंगे क्योंकि लोग बातचीत को समझना नहीं चाहते, समझ करके आत्मसात नहीं करना चाहते और उन विषयों पर जाना चाहते हैं जो सुपरफिशियल हो। हमारे साथ अभय दुबे जी हैं। मैंने इनके परिचय में लिखा था कि ये जब हस्तक्षेप करते हैं टेलीविजन चैनलों की बहसों में थोड़ी परेशानी आ जाती है, क्योंकि ये ज्ञान के साथ उसमें हस्तक्षेप करते हैं। पर आज हमारा विषय उस तरह की बहस में हस्तक्षेप नहीं है, आज दिमाग में हस्तक्षेप है। और इसलिए मैंने इनके सामने एक सवाल रखा कि क्या सांप्रदायिकता इस देश के लिए आवश्यक हो गई है, जीने के लिए, समझ के लिए, देश प्रेम के लिए? बिना इसके हम एक कदम नहीं चल सकते। ये मेरा सवाल कितना समझदारी भरा है पता नहीं, पर जितना मैं देखता हूँ और जितना मैं टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स को सुनता हूँ, उससे मुझे लगता है कि अभय जी से ये जानना आवश्यक है कि सांप्रदायिकता हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के लिए कितनी आवश्यक है। अभय जी। सांप्रदायिकता आवश्यक, मैं तो कहूँगा कि पूरी तरह अनावश्यक है। सांप्रदायिकता की समाज में और व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत रुचियों में, पसंद नापसंद में, संस्कृति के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में, रचनात्मकता के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, लोगों की राजनीति के लिए जो लामबंदी की जाती है उस क्षेत्र में सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कहने के साथ साथ हम ये नहीं भूल सकते कि समाज विभिन्न फिरकों में बटा हुआ है। वो फिरके धार्मिक भी हैं, वो फिरके जातियों के भी हैं, वो तरह तरह के फिरके हैं जिनमें समाज बटा हुआ है। लेकिन जो आधुनिकता के तकाजे हैं, जो राष्ट्रवाद के तकाजे हैं और देशभक्ति के तकाजे हैं, वो हमसे मांग करते हैं कि इन फिरकों की सीमाओं से अलग हटकर हम लोगों के बीच में एक एकता कायम हो। लेकिन अब वो एकता कई तरह की होती है। वो एकता राजनीतिक एकता होती है जो कि चुनावी जरूरतों के मुताबिक की जाती है। एक एकता होती है, सामाजिक एकता होती है, जो समाज के धरातल पर होती है, उसकी सीमाएं होती हैं। वो एक उस एकता की सीमाएं होती हैं, वो बहुत ही सीमित स्तर की एकता होती है। आप कह सकते हैं कि उसमें संघर्ष की, टकराव की अनुपस्थिति ही उसमें आदर्श है। समाज के स्तर पर अगर दो फिरकों के बीच में कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, कोई वैमनस्य नहीं है, कोई टकराव नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो एक ऐसी स्थिति है जिससे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व आप कह सकते हैं वहां पर मौजूद रहेगी। अगर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भी रहेगा तो उससे सांप्रदायिकता का ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ जाता रहेगा। हर फिरके में कुछ ऐसे तत्व जरूर होते हैं जो कि अपने फिरके की पहचान को लेकर काफी उग्र बातें करते हैं, उसके भीतर और बाहर। हिंदुओं में भी मिलेंगे, मुसलमानों में मिलेंगे, ईसाइयों में भी मिलेंगे, बौद्धों में भी मिलेंगे, जैनों में भी मिलेंगे, दलितों में भी इस तरह के फिरके होते हैं, ब्राह्मणों में इस तरह के फिरके होते हैं, ये लोग होते हैं। ये सब बातें होती हैं। सवाल इस बात का है कि हम लोग एकताकारी जो पहलू हैं उनको किस तरह रेखांकित करते रहें लगातार, और लगातार इस तरह के विमर्श का विरोध करते रहें जो कि एक फर्जी किस्म की दोस्ती को बढ़ावा देता है। जी। तो वो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा बहुत सा विमर्श समाज वैज्ञानिकों द्वारा, राजनेताओं द्वारा पहले भी और आज भी चलाया जाता है, जो बहुत ही एक फर्जी किस्म की उम्मीदों को पेश करता है हमारे सामने, नकली उम्मीदों को पेश करता है, ऐसी उम्मीदों को जो कि समाज का जो यथार्थ है उसकी कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। तो हम लोगों को फिर बड़ी निराशा होती है जब वो उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हो पाती। मैंने ये सवाल राजनीति के स्तर पर एक छोटी सी बात और कह दूं मैं कि राजनीति के स्तर पर जब हम सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं तो वो तो बड़ा वोटों का लेन देन, टिकटों का लेन देन, गठजोड़, एक न्यूनतम कार्यक्रम बना लेना, उसके इर्द गिर्द चुनाव जीत लेना, सत्ता हासिल कर लेना, फिर सत्ता का आपस में बंटवारा कर लेने तक सीमित रहता है। वो बनता बिगड़ता रहता है। आज एकता है, कल एकता नहीं रहेगी, वो एकता टूट जाएगी। इसलिए अगर राजनीति के स्तर पर जो सांप्रदायिकता विरोधी एकताएं हैं, अगर उनको समाज के स्तर पर होने वाली सांप्रदायिकता विरोधी एकताओं से कुछ अगर समर्थन मिलेगा, कुछ सहारा मिलेगा, तो वो ज्यादा दिनों तक टिकाऊ रहेगी। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा अशोक जी, अभय जी, क्योंकि हम इतने सालों में
जो सांप्रदायिकता विरोधी भावना सारे देश में देखते थे, हर जगह वही बहस आती थी, लेकिन अचानक वो बदल करके सांप्रदायिकता के पक्ष में हो गई और सांप्रदायिकता विरोध की आवाज खत्म हो गई। वो शक्तियां बिल्कुल सुप्त हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इसमें अगर बहुत संक्षेप में मैं इसका उत्तर दूं तो मैं कहूंगा कि जिस राजनीति को हम लोग सामाजिक न्याय की राजनीति कहते हैं, जिसको हम लोग बहुजन एकता की राजनीति कहते हैं, या मायावती इसको सर्वजन एकता की राजनीति अब कहने लगी है, पहले बहुजन एकता, काशीराम के जमाने में बहुजन एकता कहा जाता था। ये राजनीति व्यवहारिक धरातल के ऊपर तकरीबन नाकाम हो गई है। यह राजनीति उन छोटे छोटे समुदायों और बड़े समुदायों के बीच में एकता, राजनीतिक एकता कायम नहीं कर पा रही है अपने पक्ष में, जिसमें वो पहले कर लिया करती थी। तो हुआ यह है कि ये लोग एकता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हीं समुदायों को हिंदुत्ववादी शक्तियों ने अपने पक्ष में कर लिया है। और वो उसकी गलती यहां पे सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं वो, और हमारे आपके जैसे उनके समर्थक, हम भी उस गलती में शामिल हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं अपने आप को कोई ज्यादा नंबर नहीं दे रहा हूं, मैं, हम लोग भी उस गलती में शामिल हैं। हुआ यह है कि हम लोगों ने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों का लाभ उठाकर बहुत सारे छोटे छोटे अदृश्य किस्म के समुदाय, जिनको न टिकट मिलता है, न राजनीति में नुमाइंदगी मिलती है, न आरक्षण का लाभ मिलता है, न नौकरियां मिलती हैं, न शिक्षा में कोई प्रोत्साहन मिलता है, वे तमाम लोग लगातार उपेक्षित रहकर अब हिंदुत्व के पाले में चले गए हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक 50% या उससे ज्यादा की एक हिंदू एकता बनाने में कामयाब हो गए, खासतौर से उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत में। ये जो एकता बन गई है, इससे इसका नतीजा ये निकला है कि अल्पसंख्यक समुदायों की के वोट की जो प्रभावकारिता थी, उसकी जो एफिकेसी थी उनकी वोट की, वो एफिकेसी शून्य हो गई है। अब वो जितना भी बीजेपी के खिलाफ वोट करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनके खिलाफ 50% से ज्यादा बड़ी एक हिंदू तथाकथित हिंदू एकता बन गई है। और ये हिंदू एकता क्यों बनी है? ये उन छोटे छोटे समुदायों के, जो बीजेपी के पक्ष में पहले से चले गए थे, दुष्ट समुदाय, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ, अगर मोटे तौर पर कहें तो ये 5 बड़े समुदाय जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, शक्तिशाली हैं, जो भारत का जो अभिजन है, इलीट है, उसकी रचना करते हैं, ये सब लोग पिछले 30-35 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान वोटर बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जीते और हारे, इनका अधिकतर वोट भाजपा को ही मिलता है। जब भाजपा ने अपने इस जेबी वोट के साथ में उन छोटे छोटे अदृश्य और अति पिछड़े समुदायों को जोड़ दिया, वैसे ही वो विशाल एकता बन गई, जो हर बार, हर जगह, हर जरूरी मौके पर उनको पूर्ण बहुमत दिला देती है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, 2015 की 2 घटनाएं हुई। 2015 में 2 बड़े चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुआ और बिहार में चुनाव हुआ। उन दोनों जगह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई और भाजपा के भीतर भगदड़ मच गई। जो मार्गदर्शक मंडल के लोग खत लगने लगा कि अभी मोदी का आधार जो है वो हिल जाएगा। लेकिन जैसे ही 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और वहां पे बहुत बड़ी हिंदू एकता प्रकट हुई और भाजपा को 400 के करीब सीटें मिली वहां पर, वैसे ही मोदी का सिक्का फिर से जम गया, हिंदुत्व का सिक्का फिर से जम गया और लोग ये मानने लगे कि हिंदुत्व का बोलबाला हो गया है। उसके बाद से आज तक भाजपा और मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। मैं इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से दोहरा करके समझना चाहता हूँ। आजादी के बाद से लेकर के और सन 86 तक कहीं पर भी हिंदुत्ववादी शक्तियां जिन्हें आप कहते हैं, वो अभय जी कहीं भी सत्ता में नहीं आई। यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद भी जो सरकारें आई, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं आई। कहां पर किनसे चूक हुई कि सांप्रदायिकता विरोधी शक्तियां देश को एक करने में, देश की अस्मिता का प्रतीक बनने लगी और वो शक्तियां जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती थीं, वो शक्तियां धीरे धीरे इस तेजी से गिरेंगी, ये समझ में नहीं आया। मतलब मैं उसी को समझना चाहता हूँ, क्योंकि बाबरी मस्जिद के ध्वंस, आपके सवाल के जवाब में मैं 2 बातें कहूंगा, उससे मुझे उम्मीद है कि कुछ सफाई होगी। पहली बात तो ये, आपने 1986 का जिक्र किया, मैं ऐसे 1980 में ले जाऊंगा। 1980 में इंदिरा गांधी की दोबारा सत्ता में वापसी हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी 2 राज्यों में चुनाव हार गई,
उन 2 राज्यों में चुनाव हारने के बाद उन्हें मुसलमानों की कांग्रेस के प्रति निष्ठा के ऊपर शक हो गया। उसके बाद एक गढ़वाल की मीटिंग में और एक असम की जनसभा में उन्होंने मुसलमानों की निष्ठा के ऊपर, मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति पर संदेह किया। कांग्रेस के इंदिरा गांधी जैसे पराक्रमी प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा पहली बार किया गया था कि भारत का सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी राष्ट्रीय निष्ठाओं पर शक किया गया। बाल ठाकरे जैसे लोग जो कि बंबई में उन दिनों दक्षिण भारतीय हिंदुओं के खिलाफ अभियान चलाया करते थे, गुजरातियों के खिलाफ अभियान चलाया करते थे, उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी एक सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, नरम हिंदू सांप्रदायिकता का कार्ड खेल रही है, वो नरम हिंदू वोट बैंक बनाना चाहती है। तब बाल ठाकरे ने अपनी मशहूर बात कही है, बीवी इंदिरा ऐसा कर सकती है तो हम इस काम को और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा 1980 वो थ्रेशोल्ड है जहां से वे ताकतें जो परंपरागत रूप से सांप्रदायिकता विरोधी ताकतें थी, जैसे कि कांग्रेस देश की प्रमुख बड़ी सांप्रदायिकता विरोधी शक्ति थी, उसके सांप्रदायिकता विरोधी निष्ठाओं में हम एक दरार देखते हैं और वो दरार धीरे धीरे लगातार बढ़ती चली जाती है। अगर आप 80 के दशक में और 90 के दशक की शुरुआत में ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जैसी जो कि एक वामपंथी पत्रिका है और देश की दुनिया की सबसे प्रमुख बुद्धिजीवी पत्रिका है, उसकी संपादकियों को देखें तो उसकी संपादकियों में साफ तौर पर लिखा जाता है कि कांग्रेस की सारी राजनीति जो है केवल वो लोग सफेद कपड़े पहने हुए हैं, केवल भगवा कपड़े पहनने की देर है, वो लगातार काम वही कर रही है। तो वहां से शुरू होती है कि राजनीतिक गोलबंदी हिंदू प्रधान होती चली जाती है। अब हम देखते हैं 2004 में आ जाइए सीधे। 2004 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हार जाती है। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक गठजोड़ सरकार केंद्र में बनती है जिसमें भाजपा के खिलाफ वो सरकार बनती है। फिर 2009 में उससे भी बड़ी जीत वो लोग हासिल करते हैं। लेकिन अगर आप वोटों के विश्लेषण पर जाएं तो 2004 की पराजय और 2009 की पराजय के बावजूद भी आप देखेंगे कि भाजपा के पक्ष में इन 2 चुनावों में इसमें भाजपा हारी और सत्ता से दूर रह गई, वहां भी हिंदू कंसोलिडेशन ज्यादा होते हुए दिखाई पड़ता है। भाजपा और उसके सहयोग में एक एम्पिरिकल तथ्य के फैक्ट के तौर पर भी बात रख रहा हूं। कांग्रेस जीती जरूर, सरकार बनी, 10 साल तक कांग्रेस ने हुकूमत की, लेकिन उन चुनावों में भी जहां भाजपा हार गई थी वहां भी भाजपा और उसके सहयोगियों को हिंदू वोट एक मुश्त कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी जो हिंदुत्व की गोलबंदी थी वो तब भी हो रही थी जबकि भाजपा सत्ता से दूर थी और कांग्रेस ऐसा कोई काम नहीं कर रही थी जो कि सांप्रदायिकता विरोधी संघर्ष को और पानी देता। दरअसल ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर ये लोग कांग्रेसियों का रवैया संदिग्ध था। तो कुल मिलाकर फायदा हिंदुत्व की राजनीति के पक्ष में झुका हुआ था, केवल उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति होने में देर लगी। उसके लिए हमें 2014 का इंतजार करना पड़ा। तो 2014 में भी तो अभय जी एक दूसरा तथ्य सामने हम लोगों के आया, वो ये कि हिंदुत्ववादी शक्तियों के पक्ष में वो छोटे छोटे ग्रुप जो दलितों के थे या माइनॉरिटी के लोग थे इन जनरल, जिनमें मुसलमान महत्वपूर्ण हैं, इनका भी तो एक हिस्सा उन हिंदुत्ववादी शक्तियों के साथ गया जिन्होंने वोट दिया, क्योंकि अगर नहीं वोट देते तो इतनी बड़ी विजय दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को देखने को शायद नहीं मिलती। इस शिफ्ट को आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि होता क्या है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर एक बहुसंख्यकवादी आवेग होता है। हर लोकतंत्र, चाहे वो अमेरिका का लोकतंत्र हो, ब्रिटेन का हो, यूरोप के किसी देश का हो, एशिया के किसी देश का हो, भारत का हो, हर लोकतंत्र में एक बहुसंख्यकवादी आवेग होता है। बहुसंख्यकवाद जो होता है वो लोकतांत्रिक बहुमत की प्रक्रिया को प्रभावित कर उस पर स्थायी रूप से एक स्थायी बहुमत बना लेना चाहता है। इन दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क करने की जरूरत है। लोकतंत्र बहुमत की शासन प्रणाली है, लेकिन वो बहुमत स्थायी बहुमत नहीं होता है, वो कभी भी अल्पमत में बदल सकता है और अल्पमत बहुमत में आ सकता है। तो ये प्रक्रिया बहुमत बनने बिगड़ने की चलती रहती है। डेमोक्रेटिक मेजोरिटी और डेमोक्रेटिक माइनॉरिटी की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म क्यों इससे अलग चीज है? वो इसलिए अलग चीज है क्योंकि वो स्थायी बहुमत बनाना चाहता है, वो जन्मना बहुमत बनाना चाहता है। हम किसी धर्म में पैदा हुए हैं, किसी जाति में पैदा हुए हैं, किसी फिरके के सदस्य हैं, इसलिए हमारा बहुमत ही हमेशा होना चाहिए क्योंकि हमारी संख्या अधिक है।
तो भारत में क्या है कि अगर आप इस दृष्टि से देखें तो भारतीय राजनीति एक तरह से बहुसंख्यकवादों की प्रतियोगिता बनी हुई है लंबे अरसे से। हिंदू बहुसंख्यकवाद बहुत बड़ा और प्रबल है, लेकिन छोटे छोटे बहुसंख्यकवाद भी हैं बहुत से। मैं उदाहरण के तौर पे आपसे कहता हूं कि कश्मीर घाटी में क्या है, मुसलमानों का बहुसंख्यकवाद है। पंजाब में क्या है, सिखों का बहुसंख्यकवाद है। नागालैंड में क्या है, ईसाइयों का बहुसंख्यकवाद है। वो लोग कहते हैं भाई हमारा यहाँ बोल, हमारी संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है हमारी संख्या, अगर हमारा बोलबाला यहां नहीं होगा तो डेमोक्रेसी किस बात की होगी। तो ये जो बहुसंख्यकवादों की प्रतियोगिता देश में चलती रही है और हम लोग इसको नजरअंदाज करते रहे हैं, सिद्धांत के स्तर पर भी नजरअंदाज करते रहे हैं, विमर्श के स्तर पर भी नजरअंदाज करते रहे हैं और राजनीति के स्तर पर भी नजरअंदाज करते रहे हैं। अब बहुत मुश्किल है इसको नजरअंदाज करना, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यकवाद उभर आया है। हम इन बहुसंख्यकवादों की उपेक्षा करते रहे, नजरअंदाज करते रहे और ये कल्पना करते रहे कि हिंदू बहुसंख्यकवादी नहीं बनेंगे, वो बटे रहेंगे, वो जातियों में बटे रहेंगे, वो समुदायों में बटे रहेंगे, वो प्लूरल रहेंगे, वो बहुलतावादी रहेंगे और अल्पसंख्यक समुदायों की इजाजत होगी कि वो अपना बहुसंख्यकवाद करते रहें। तो ये जो गलती हम लोगों ने की बहुत बड़ी, इस गलती का नतीजा ये निकला कि आज हिंदू बहुसंख्यकवाद को अपने पक्ष में एक बड़ा प्रबल तर्क मिल गया है और उसने धीरे धीरे करके हिंदुओं के दिमाग में, हिंदुओं के एक बड़े हिस्से के दिमाग में ये बात डाल दी है कि आपकी लगातार उपेक्षा हुई है, आप सताए हुए हैं। यानी भारत का बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यक समाज परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, सताई हुई मनोग्रंथि का शिकार हो गया है या उसे उसका शिकार बना दिया गया है निरंतर सतत प्रचार के जरिए। और जो सांप्रदायिकता विरोधी राजनीति करते हैं हमारे आपके जैसे लोग, सोचते हैं उनकी गलतियों के कारण हमने ऐसी गुंजाइशें पैदा की, ऐसे गलत तर्क गढ़े, ऐसी गलत बातें की। उदाहरण के तौर पर 2014 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जामा मस्जिद के शाही इमाम से मुलाकात की और उन्होंने बयान जारी किया कि सेकुलर वोटों को एकताबद्ध हो जाना चाहिए। उस बयान का सबने मतलब निकाला कि वो मुसलमान वोटों को एकताबद्ध करने के लिए कह रही हैं। अब अगर मुसलमान वोट सेकुलर वोट है तो हिंदू वोट फिर सेकुलर वोट क्यों नहीं है? या मान लीजिए मनमोहन सिंह ने यह कहा कि राष्ट्रीय संसाधनों के ऊपर पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों को होना चाहिए। तो अब ये बात, इस बात का बहुत जबरदस्त प्रचार किया हिंदुत्ववादी शक्तियों ने। और आप अगर उस वक्त के अखबार देखें और तमाम टीका टिप्पणियों और बहसों को देखें तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के दोनों वक्तव्यों का सेकुलर और वामपंथी खेमे की तरफ से विरोध नहीं हुआ। बिल्कुल। अगर इन दोनों वक्तव्य, हाँ, उस वक्त उसकी आलोचना होती है बाकायदा, तो शायद भाजपा को इतना फायदा उसका नहीं मिल पाता। तो उन्होंने कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी, हिंदुओं के बहुत से बड़े हिस्से के दिमाग में ये बात भरने में कामयाबी हासिल की कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है। फिर बाद में कांग्रेस की जब हार हो गई तो एंटनी कमेटी बनाई गई। एंटनी कमेटी ने ये स्वीकार किया कि लोग कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी मानते हैं। कांग्रेस के अंदर से भी ये आवाज उठी। उसका ये एक अतिरेक पूर्ण प्रतिक्रिया हुई कि राहुल गांधी जनेऊ दिखाते हुए घूमने लगे। सही कह रहे हैं। उसकी उसी सिलसिले में ये प्रतिक्रिया आगे बढ़ती गई, ऐसी बढ़ती गई कि कांग्रेस ने मुसलमानों के बारे में कोई वक्तव्य देने से परहेज करना शुरू कर दिया और राहुल गांधी अपने आप को ब्राह्मण, अपना गोत्र बताने लगे, अपना जनेऊ बताने लगे। तो फिर बाद में आजकल जितेंद्र प्रसाद क्या कर रहे हैं? जितेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सम्मेलन कर रहे हैं। जी जी जी। अभय जी, इस सारी चीज में महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपने जिनको कहा कि जो सांप्रदायिकता विरोधी शक्तियां हैं वो क्या राजनीतिक दलों में हैं, राजनीतिक दलों से बाहर नहीं है क्या? लेखक हैं, चित्रकार हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, ये सारे इनइफेक्टिव क्यों हो गए? इन सारे लोगों की बात क्यों नहीं सुनी गई? एक और दूसरा, विकास में सांप्रदायिकता का कितना रोल है लोगों के विकास में, भौतिक विकास में, और धर्मनिरपेक्षता मानने वालों का कितना रोल है, सरकारों का भी और जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी का भी? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा। जहां तक लेखकों, कलाकारों, पत्रकारों, कवियों, बुद्धिजीवियों और जो सामाजिक विमर्श बनाने वाले लोग हैं उनकी बात है, हम लोग इनकी प्रभावकारिता को बढ़ा चढ़ाकर आंकते रहे।
यानी चूंकि उस वक्त देश में सांप्रदायिक शक्तियों का शासन नहीं था, लंबे आजादी की बाद से लंबे अरसे तक सांप्रदायिक शक्तियों का शासन नहीं रहा, तो ऐसा लगता था कि जैसे ये लोग भी कोई एक मोर्चा संभाले हुए हैं, ये लोग सांप्रदायिकता की बाढ़ को रोकने में इन लोगों की भी कोई भूमिका है। लेकिन जैसे ही गैर सांप्रदायिक शक्तियों ने चुनाव दर चुनाव हारने शुरू किए, राज्यों में, उत्तर भारत में राज्यों में भी चुनाव हार गए, पूरे पश्चिमी भारत में हार गए, पूरे पूर्वी भारत में भी अब तो हारना शुरू कर दिया है, मध्य भारत में भी हार रहे हैं। जब चुनाव दर चुनाव एक के बाद 3-4 चुनाव हारने शुरू किए, तब ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि जिसको हम लोग सांस्कृतिक जीवन कहते हैं, जहां हम लोग संस्कृति का क्षेत्र है, कला का, संस्कृति का क्षेत्र है, ये लोग समाज पर उतना ज्यादा असर नहीं रखते जितना असर हम लोग मानते थे कि ये रखते। आज भी वो लोग वैसी ही बातें कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी बातें कोई असर नहीं डालती। उस वक्त हमें असर डालते हुए दिखती थी, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में जो राजनीतिक दल थे वो जीत जाते थे, जो गैर भाजपा राजनीतिक दल थे वो चुनाव जीत जाते थे। किसी भी तरीके से जीतते हो वो एक अलग बात है, लेकिन वो जीत जाते थे चुनाव। इसलिए इन लोगों की ताकत हम बढ़ा चढ़ाकर आंकते थे। इनके अंदर वो शक्ति नहीं है। भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग जो है, वो मुझे अब लगता है, और मेरे ख्याल से आप भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे, इसकी आवाज कमजोर है और ये सत्ता के पक्ष में झुका रहता है आमतौर पर। इसीलिए देखिए, इनके बहुत ज्यादा लोग जो है धीरे धीरे कर भाजपा की तरफ झुकते जा रहे हैं। बहुत कम लोग ही रह गए हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए 2013 में, तो मेरे ऐसा व्यक्ति सोचता था कि शायद जो नेहरूवादी इंग्लिश स्पीकिंग इलीट है, नेहरू को अपना नेता मानने वाला जो अंग्रेजी भाषी भारत का विजन है, वो कभी नरेंद्र मोदी को अपना नेता स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन मैं गलत साबित हुआ। आज तमाम अंग्रेजी इंग्लिश स्पीकिंग इलीट का एक बहुत बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी में ही राष्ट्रीय सहमति देख रहा है। आप जो उसके कॉलम्स छपते हैं अखबारों में, आप वो देखिए, या जिस तरीके से वो अपनी बातों को कहते हैं, होशियारी से सजाते हैं अपनी बातों को, उसमें साफ दिखता है कि इंग्लिश स्पीकिंग इलीट को भी अपनी तरफ करने में नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक कामयाबी मिली है। ये कामयाबी अभी 100% नहीं है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ने एक लोकसभा का चुनाव और जीत लिया, तो स्थिति वही हो जाएगी जो जवाहरलाल नेहरू के जमाने में थी। अभय जी, एक चीज का कारण मैं और जानना चाहता हूं, वो ये कि आज जो लेखन हो रहा है, साहित्य, कहानी। आपकी आवाज गायब हो गई। अब नहीं आ रही। अचानक धीमी हो गई बहुत ज्यादा। अभी भी नहीं। दोबारा करूं? आ गई आवाज। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूं अभय जी कि जो लेखन है, कहानी है, कविता है, निबंध हैं, कविताएं हैं, ये सारी चीजें, नाटक हैं, ये सारे जो लिखे जा रहे हैं, पहले इनमें लोगों का दर्द झलकता था, लोगों की तकलीफें झलकती थीं, और वो जिंदगी की तकलीफें थी, रोजी की, रोटी की, व्यथा की, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, अवसर खत्म हो रहे हैं, उसकी झलक कहीं न कहीं सामने आती थी। लेकिन सडनली हमने देखा कि पिछले 7-8 साल में जितना भी साहित्य रचा जा रहा है, वो इन सारी तकलीफों से दूर और एक अभिजात्य संस्कृति को के ग्लैमर को बढ़ावा देने वाला साहित्य है। कविता हो, कहानी हो, कुछ भी हो। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जो जितना मैंने देखा है उसके ऊपर आपसे सवाल कर रहा हूं, इसका कारण क्या है? देखिए, अगर आप हिंदुत्व की राजनीति के उभार के पहले के जमाने पर गौर करें, तो आप पाएंगे उस वक्त भी साहित्य की दुनिया में 2-3 खाने थे। उसमें एक खाना ऐसा था जो कि आम जनता के संघर्षों को प्रमुखता देता था और उन्हें कला के जरिए वाणी देने का प्रयास करता था, और वो खाना हमें अच्छा, हमारे आपके ऐसे लोगों को अच्छा लगता था। लेकिन वही केवल नहीं था। साहित्य के क्षेत्र में ऐसी दूसरी कई श्रेणियां थी, ऐसे कई दूसरे भी मुकाम थे साहित्य के क्षेत्र में,
जो कि उस श्रेणी में जाते हैं जिनको दिलचस्पी लोगों के जन संघर्षों में नहीं थी। आज भी जबकि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के हर इदारे पर तकरीबन कब्जा कर लिया है, लोकतंत्र के ऊपर बिल्कुल संस्थागत कब्जा कर लिया है, इस हालत में भी अभी जन संघर्षों को वाणी देने वाला, सत्ता की आलोचना करने वाला और जो लोग ताकतवर लोग हैं उनके खिलाफ बोलने वाला साहित्यकारों का एक बड़ा तबका आज भी मौजूद है, जो लोग उस तरह का साहित्य भी रच रहे हैं। लेकिन आज हमें वो बहुत निष्प्रभावी दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि भारत में जो गैर भाजपा शक्तियों की जो राजनीतिक विफलता है, उस विफलता ने ये जो दूसरे क्षेत्र हैं, जो गैर राजनीतिक क्षेत्र हैं लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं हमारे राष्ट्रीय जीवन के, उन क्षेत्रों के प्रयासों को भी फीका कर दिया है, उसकी चमक दमक उतर गई है। अगर अभी भाजपा 3 चुनाव लगातार हार जाए तो यही सब शक्तियां और ज्यादा हमें प्रभावी लगने लगेंगी देखने। लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। भारतीय पार्टी की पराजय हिंदुत्व की पराजय नहीं होती है, अनिवार्यता। हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में थोड़ा झटका जरूर लगता है, लेकिन वो लगातार जारी रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा। बाला साहब देवरस ने 1974 में पूना की वसंत व्याख्यान माला में एक व्याख्यान दिया था, जो मैं समझता हूँ संघ की राजनीति के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इसके बारे में हम और आप पहले भी चर्चा कर चुके, शायद लाउड इंडिया में भी चर्चा कर चुके, व्यक्तिगत रूप से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पुस्तक में व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि वो 1974 का वो जो व्याख्यान था, उसी के बाद से संघ परिवार ने आदिवासियों में, दलितों में, झुग्गी झोपड़ी वालों में, कमजोर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम बढ़ाना शुरू किया और अपनी जो ब्राह्मण बनिया छवि थी, उस छवि से उन्होंने सफलतापूर्वक उसमें छुटकारा पाया। उन्होंने गांधी और अंबेडकर जैसे लोगों को एप्रोप्रिएट कर लिया अपने पक्ष में। तो ये उनको प्रातः स्मरणीय पुरुष अपना घोषित कर दिया। उसके बाद 74 के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज में अपनी जड़ों को और गहरा किया है और हम लोग उनके इन प्रयासों को समझने में, उसका विश्लेषण करने में, प्रतिकार तो उसका छोड़ दीजिए, उसको समझने में भी स्वीकार भी नहीं किया हमने को ऐसा कर रहे हैं। अगर हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हम उसके विरोध में लामबंदी क्या करेंगे, पेशबंदी क्या करेंगे? ये तो अब हमारी समझ में आ रहा है कि भाई वो सब जगह फैल गए। यहां तक तो उन्होंने तो आईएएस बनाने का कोचिंग खोल दिया। जब पहली बार मैंने खबर पढ़ी कि राष्ट्रीय संघ इतना विशाल का कोचिंग चलाता है यूपीएससी के लिए, तो मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ कि आप देखिए वो लोग कहां सोच रहे हैं। आपने अभी अफसरों का सवाल उठाया, तो आप सोचिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोचिंग संस्थाओं में प्रशिक्षित होकर जो लोग आईएएस में, आईआरएस में और आईपीएस में क्वालिफाई करेंगे, उन लोगों की वैचारिक निष्ठाएं कहां होंगी? और ये पिछले 25-30 साल से काम हो रहा है, यानी कितनी मेरे ख्याल से पूरी की पूरी पीढ़ी वरिष्ठ अफसरों की निकल चुकी है वहां से, जो इसमें देश में नौकरशाही का काम संभाल रही है। अब मैं आपको एक नई सूचना देता हूं। संतोष जी, ये सरकार भी विवेकानंद फाउंडेशन इस सरकार के मर्म में है। विवेकानंद फाउंडेशन तो पूर्व सरकारी अफसरों का संगठन है। बिल्कुल 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 जी, वो भी है और रिलायंस फाउंडेशन भी है, क्या क्या है वो तो चल। मैं जो जानकारी देना चाहता हूँ अभय भाई, वो ये है कि कल मैंने देखा कि एक पब्लिसिटी आ रही थी जिसमें लिखा था कि अगर आप भारत की सेना को सपोर्ट करना चाहते हैं, यही लाइन है, अगर आप भारत की सेना को सपोर्ट करना चाहते हैं तो भगवा ऑनलाइन बाजार शुरू हुआ है, उसी से सामान खरीदिए। अगर भारत की सेना को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो भगवा ऑनलाइन बाजार से सामान खरीदिए, ये प्रचार चल रहा है। तो आपने सही कहा कि उसको लोग समझने में असफल रहे, पर अब इस आखिरी हिस्से में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जिन लोगों ने सांप्रदायिकता विरोध का झंडा उठा रखा था, खासकर वामपंथी शक्तियां, कम्युनिस्ट पार्टियां, समाजवादी पार्टियां, मैं कांग्रेस को अब साइड में छोड़ता हूँ, पर ये जो वामपंथी पार्टियां हैं, सीपीआई हो, सीपीएम हो, समाजवादी पार्टी हो, समाजवादियों के विभिन्न ग्रुप हो, इन सबको लकवा किस पॉइंट पे मार गया और क्यों मार गया? देखिए, जहां तक
कम्युनिस्ट शक्तियों का सवाल है, वो उनकी उनकी उपस्थिति हमेशा ही कुछ खास इलाकों में रही है। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा और कुछ कुछ दूसरे क्षेत्रों में रही है। वो कभी भी इस स्थिति में नहीं थे कि वो राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ पाए। वो तकनीकी रूप से राष्ट्रीय पार्टियां हैं, व्यवहारिक रूप से राष्ट्रीय पार्टियां उस तरह नहीं रही। विमर्श के धरातल पर उनकी राष्ट्रीय उपस्थिति रही है, लेकिन चुनावी राजनीति के लिहाज से उनकी राष्ट्रीय उपस्थिति नहीं रही है। जहां तक समाजवादी शक्तियों का सवाल है, जिनको मैं राजनीति की भाषा में कहूंगा तो वो जनता दल की शक्ति है। जनता दल एक बहुत बड़ी चीज थी, जिसके बाद में कई खंड हुए, और आप जानते ही हैं इस बात को, यहाँ तक कि हम लोग उस प्रक्रिया में खुद भी भाग ले चुके हैं। उसके कई खंड हो गए, उसने कई बार सरकारें भी बनाई हैं, वो सब किया, लेकिन वो जनता दल की पूरी राजनीति सामाजिक न्याय की अवधारणा पर टिकी हुई थी। इस अवधारणा का जनता दल से निकले हुए नेताओं और छोटे बड़े दलों ने बेजा इस्तेमाल किया। इस बात को जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लें, उतनी जल्दी हम लोगों का मानसिक, बौद्धिक और वैचारिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इन लोगों ने बेजा इस्तेमाल किया। ये पार्टियां बड़ी संख्या बल में प्रबल और ग्रामीण इलाकों में छाई दबदबे वाली पार्टियों की नुमाइंदगी, जातियों की नुमाइंदगी में बदल गई, और उन जातियों को सत्ता की नजदीकियों से आरक्षण के और दूसरे लाभ देने की प्रक्रिया में इन्होंने उन छोटी जातियों का कोई ध्यान नहीं रखा, जो इन्हें संबल प्रदान करती थी, इनके साथ जुड़ के एक विनिंग फार्मूला बनाती थी, जीत का फार्मूला बनाती थी। उसका ध्यान देना उन्होंने बंद कर दिया। उन छोटी जातियों ने दसियों साल तक इनके वायदे पे इनको वोट किया, इनका साथ दिया, वो भाजपा के पाले में नहीं गई। लेकिन अंततः क्या हुआ? अंततः ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक मुहिम चलाई, जो एक खुफिया मुहिम थी, जो कागज पर इसका निशान हम नहीं देखते हैं। वो थी 3 जात के खिलाफ सब जात। 3 जात कौन है? यादव, जाटव और मुसलमान। इन 3 ताकतवर, संख्या बल में शक्तिशाली जो समुदाय हैं, इनके खिलाफ पूरे हिंदू समुदाय को उन्होंने 2014 के चुनाव में, फिर 2017 के चुनाव में, फिर 2019 के चुनाव में एक बार नहीं 3 बार गोलबंद किया, और 45 से लेकर 52% के बीच का उन्होंने हिंदू वोट बैंक तैयार कर लिया। ये उन्होंने नहीं केवल तैयार कर लिया, हमने उन्हें तैयार करने दिया। हमने इस तरह की परिस्थितियां बनाई कि वो हिंदू वोट बैंक बना लें। हमें अपने गिरेबान में मुंह डाल के भी देखना होगा, हमें ये देखना होगा, हमें सवाल उठाना होगा कि सामाजिक न्याय की शक्तियों के जो बड़े नेता थे, मुलायम सिंह जी तो अब बुजुर्ग हो गए हैं, लालू यादव जेल में हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और मायावती, ये सब लोग जो हैं, इन सब लोगों की सार्वजनिक जीवन में साख क्यों गिर गई? इनकी अपनी बिरादरियां, यानी जो ओबीसी दायरे में आने वाली तमाम बिरादरियां जो है, या दलित दायरे में आने वाली तमाम बिरादरियां हैं, इनके साथ क्यों नहीं? अगर आज भी ये लोग किसी तरीके से जो पहले इनके साथ थे उनको दोबारा वापस जीत लें, तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी का उभार इन प्रदेशों में रुक जाएगा। पर ये बड़ा प्रश्न यहीं पे है ना, आपने जो जवाब दिया, जी मैं जानना चाह रहा हूं कि आपका ये उत्तर ही तो बहुत बड़ा सवाल है कि जब इन्होंने अपने समाज के लिए आवाज उठाई, तीनों वर्गों के लोगों ने, इनके लोग क्यों इनको छोड़ करके भाग खड़े हुए? क्या उनके मन में हिंदुत्व के प्रति आस्था थी, या इनकी साख के ऊपर सवाल था जिसकी वजह से लोग इनको छोड़ के गए? कारण क्या रहा? चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कोई भी हो, लालू यादव हो, और मायावती के नेतृत्व में इन तमाम बिरादरियों को लगता था कि उन्हें बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में उनके लिए जगह है। जब बसपा सत्ता में आएगी तो हमें भी सत्ता का एक हिस्सा मिलेगा। या लगता था कि मुलायम सिंह जी की राजनीति में, लालू यादव की राजनीति में लोगों के लिए जगह है। लेकिन जब उन्हें लगा कि भाई समाजवादी पार्टी सत्ता में जब आएगी तो केवल यादवों को प्राथमिकता मिलेगी, मायावती सत्ता में आएंगी तो केवल जाटवों को प्राथमिकता मिलेगी, या बिहार में जब लालू यादव या उनके बेटे सत्ता में आएंगे तो केवल यादवों को प्राथमिकता मिलेगी। तो काफी इंतजार करने के बाद में धीरे धीरे करके वो लोग इन्हें छोड़कर चले गए। अब इन लोगों को चाहिए कि उनको वापस जीतने की कोशिश करें। ये कोशिश नहीं दिखाई पड़ रही है। जब तक आप भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल सामाजिक गठजोड़ है, देखिए चुनाव सामाजिक गठजोड़ों से जीते हारे जाते हैं, न वो सोशल मीडिया से जीते हारे जाते हैं,
न वो ट्वीट करने से जीते आ रहे जाते हैं, इन सब चीजों से नहीं होता है। ये चीजें तब ये सफल और प्रभावशाली होती हैं जबकि आप जनाधार के मामले में कुछ कामयाबी हासिल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट ज्यादा प्रभावी इसलिए होता है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में 50% से ज्यादा हिंदू हैं, और इन लोगों का ट्वीट इसीलिए बेकार होता है, भले ही उसकी भाषा कितनी भी अच्छी हो, क्योंकि इनके पास 15% से ऊपर वोट नहीं है। पर असली दिक्कत ये लोग मुझसे कई बार पूछते हैं संतोष जी कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बताइए। तो मैंने कहा भाई ये वो जल यात्रा उन्होंने की, वो अच्छी साड़ी भी पहनती हैं, वो कार्यकर्ताओं से अच्छी बात भी करती हैं, उनकी भाषा भी अच्छी है, स्वभाव भी उनका मधुर है, वो लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में अच्छी तरह से जाती हैं। लेकिन राजनीति का जो असली काम है वो नहीं कर रही है। राजनीति का असली काम यह है कि आप सामाजिक गठजोड़ बनाइए, एक ऐसा सामाजिक गठजोड़ जो आपके विपक्षी से बड़ा हो, ताकतवर हो, या आपके विपक्षी के सामाजिक गठजोड़ में दरार डाल दे। आप सोचिए 2019 के चुनाव से पहले गोरखपुर का चुनाव जो था वो बहुत सुर्खियों में आया था। क्यों आया था? क्योंकि आपने एक निषाद को टिकट देकर मुख्यमंत्री के जो वहां के गोरखपुर के सबसे बड़े दबदबे वाले नेता रहे हैं मुद्दतों से, योगी आदित्यनाथ के उम्मीदवार को हरा दिया था। वही निषाद लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रह पाया। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके जरिए आपने हवा बनाई थी अपनी, वही आपके साथ नहीं रह गया। निषादों की पार्टी भाजपा के साथ चली गई, कुर्मियों की पार्टी आज भाजपा के साथ में है, राजभरों की पार्टी आज भाजपा के साथ में है। तो ऐसा क्यों है? जब तक आप इन प्रश्नों पर नहीं सोचेंगे, बड़ी जो शक्तिशाली पार्टियां हैं, चाहे इनमें यादवों का दबदबा हो, चाहे दलितों का दबदबा हो, या किसी और का दबदबा हो, उन पार्टियों को अपने आप को ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ प्रस्तुत करना होगा जिसमें छोटी छोटी शक्तियां बिना किसी नुकसान या बिना किसी भय और आशंका के आ सकें और आपसे उम्मीद लगा सकें कि आपको सत्ता मिलेगी तो उनको भी सत्ता में एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा। लोकतंत्र नुमाइंदगी रखेगा और वो नुमाइंदगी सत्ता के बंटवारे तक जानी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक केवल इसलिए कि आपने कुछ लोगों को टिकट दे दिया उससे नहीं होगा। जैसे मायावती ब्राह्मणों को बहुत टिकट दे देती है, लेकिन ब्राह्मण तो उनको स्थायी रूप से वोट नहीं देते। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका टिकट मिलता है वहां ब्राह्मण वोट मिल जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के स्तर पर ब्राह्मणों के वोट उन्हें केवल एक बार मिले थे। वो तब मिले थे जब 3 साल तक उन्होंने ब्राह्मण सभाएं, ब्राह्मणों के साथ में मैत्री सम्मेलन किए। उन्होंने ब्राह्मण समाज को आश्वासन दिया कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो आपको प्रमुखता मिलेगी। समाजवादी पार्टी के राज्य में आपके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे हैं वो जुल्म सितम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बाद में मायावती इस काम को आगे ले जाने में नाकाम रही। उन्होंने आश्वासन दिया, ब्राह्मणों उनको वोट भी दिया, वो सत्ता में आएंगे पूर्ण बहुमत से। ये तो बहुत हमारा निकट इतिहास है, हम इस बात को जानते हैं। उस नीति को आगे क्यों नहीं रख पाई जा रही? क्या ऐसे कारण थे? इतनी राजनीतिक कुशलता उन्होंने क्यों नहीं दिखाई कि वो अपने दलित समाज को भी अपने साथ रख पाती और द्विज समाज में से जो एक बड़ा हिस्सा उनके साथ आया था उनको भी अपने पास रख पाती? तो ये तो बहुत बड़ी राजनीतिक कुशलता की कमी है ना। भाजपा के पास वो राजनीतिक कुशलता है कि वो अपने द्विज वोट बैंक को भी अपने साथ रखती है, वो अपने पिछड़े वोट बैंक को भी अपने साथ रखती है, और जो नया दलित वोट बैंक बना है इसको भी अपने से अलग नहीं होने दे रही है। तो कुछ तो ऐसी बात है जो कि इन लोग भाजपा के विपक्षियों में नहीं है और भाजपा में है। अभय जी, इस प्रोग्राम से एक ध्वनि निकल रही है जो मैं साफ करना चाहता हूं। ये प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों या उसको हटाने के लिए नहीं है। ये हम भारतीय लोकतंत्र के अंतर विरोधों को समझना चाहते हैं कि कैसे कैसे चीजें शिफ्ट होती हैं। आपसे मेरा ये पूछना है कि आप जिस सवाल के ऊपर बात कर रहे हैं वो सवाल मुझे ये बताता है कि वो पीढ़ी समाप्त हो गई जो इन सारे सवालों को या इन सारी बारीकियों को समझती थी। लीडरशिप में जो सांप्रदायिकता विरोधी लीडरशिप इस समय है, हो सकती है वो अपने को लीडर मानती नहीं है या लीडर बन करके आगे चलना नहीं चाहती या लोगों को सांप्रदायिकता के खतरे नहीं बताना चाहती, जबकि दूसरी तरफ सांप्रदायिकता के क्या फायदे हैं ये लोग बता रहे हैं। तो दूसरा पक्ष इतना कमजोर होता जा रहा है, इससे लगता है कि कहीं संतुलन देश का
दिमागी संतुलन और ये सांप्रदायिकता या गैर सांप्रदायिकता का संतुलन बिल्कुल ही बिगड़ न जाए और ये मुड़ न जाए पूरा का पूरा सांप्रदायिकता के पक्ष में। पूरे देश में हर वर्ग में इस खतरे को देखते हुए कुछ आप इसमें दम देखते हैं या नहीं देखते हैं? देखिए, मैं कई बार ये बात कहता हूं और कोई जवाब मुझे इस बात का देता नहीं है। मैं कहता हूं कि गैर भाजपा शक्तियों को एक राम मनोहर लोहिया की जरूरत है। उस राम मनोहर लोहिया की जिसने 1960 के आखिरी दौर में गैर कांग्रेसवाद को खड़ा कर दिया। वो एक ही मंच पर कम्युनिस्टों को और जनसंघ को ले आए। समाजवादी, कम्युनिस्ट, जनसंघ एक ही मंच पर बैठे थे। आप तो जॉर्ज फर्नांडिस से अच्छी तरह वाकिफ रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस ने खड़े होकर जो एक जिसमें गैर कांग्रेसवाद का प्रस्ताव पास हुआ था संसोपा के सम्मेलन में, सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन में, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस ने उस प्रस्ताव का विरोध किया था। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने उनसे रात भर बहस की और सवेरे कहा कि आप ही सवेरे इस प्रस्ताव को रखेंगे। तो जो आदमी उसके खिलाफ था गैर कांग्रेसवाद का, उन्हीं से डॉक्टर लोहिया ने प्रस्ताव रखवाया और वो प्रस्ताव उसमें पास हुआ। मधुरमे की किताब है नॉन कांग्रेसिज्म, इतनी मोटी किताब है, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। उसमें इस पूरे घटना, पूरे वृतांत का विवरण है उसका। आज एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जरूरत है जो आइडियोलॉग भी हो, सिद्धांतवेत्ता भी हो, संगठक भी हो, जो गैर भाजपावाद को खड़ा कर सके, ठीक जिस तरह लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद को खड़ा किया। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाजपा प्रभुत्व से आगे बढ़कर वर्चस्व के दायरे में जा रही है, यानी डोमिनेंस से आगे बढ़कर हेजेमनी के दायरे में जा रही है। भाजपा की हेजेमनी जम जाएगी। एक चुनाव और जीतने की जरूरत है। बिल्कुल कांग्रेस की जैसे हेजेमनी थी एक जमाने में, वैसी अभी नहीं है, वैसी हेजेमनी हो जाएगी। अगर उससे पहले गैर भाजपावाद का शिकंजा खड़ा कर दिया जाए, जो कि बहुत आज उस जमाने के मुकाबले आज इसकी ज्यादा संभावनाएं हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि वो क्यों नहीं कर पाते हैं। हम लोग जो गैर भाजपा शक्तियां हैं वो क्यों नहीं कर पाते। लेकिन मान लीजिए वर्चस्व हो भी गया तो इससे देश को और विभिन्न वर्गों को क्या नुकसान आप देख रहे हैं? देखिए, उससे लोकतंत्र की क्वालिटी गिर जाती है। अब कैसे? मान लीजिए अब कल ही एक दिन पहले खबर आई कि भाई हमारा जीडीपी जो है वो -27% हो गया जी। इसका पूरा ठीकरा लॉकडाउन के दौरान जो आर्थिक गतिविधियां शून्य हो गई उस पर डाला जा रहा है। जबकि हम लोग लंबे अरसे से ये बहस करते रहे हैं कि लॉकडाउन के एक साल पहले से भारतीय अर्थव्यवस्था नीचे गिरती हुई रिसेशन के दायरे में जा रही है जी। अब हम जब इस बात के ऊपर बहस करते हैं लोगों से, तो हमारी बात लोग नहीं मानते, नहीं सुनते, टीवी पे नहीं सुनते, अखबार में लिख के भेजते हैं, छोटा सा छाप दिया जाता है, वो बात पूरी तरह उस तरह से नहीं आ पाती। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि जब मैदान में एक ही टीम खेल रही होती है, दूसरी टीम ही नहीं है मैदान में, मैच कैसे होगा? दूसरी टीम बनाने के लिए तो मैं कह रहा हूं खड़ा करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति उनका उभार हुआ है जबकि उनको सबसे ज्यादा विचारहीन, रणनीति विहीन और पहलकदमी विहीन विपक्ष मिला है। 2014 के चुनाव में विपक्षी एकता का इंडेक्स 0 था। 2019 के चुनाव में भी विपक्षी एकता का इंडेक्स 0 नहीं था, तो वो भी 1 से भी कम था। आप एकता करेंगे नहीं, चुनाव कैसे जीतेंगे? अभय जी, लेकिन एक तर्क ये भी उभरा है जो मुझे लोगों ने कहा कि इसकी जरूरत क्या है कि 2 टीमें हों। अगर विकास हो रहा है, लोग चैन से जी रहे हैं, लोगों की थाली में रोटी आ रही है, तो ये चुनाव जैसी चीजें, इनकी जरूरत क्या है? ये तो खर्चा करती है। हाँ, इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं कि विकास के नाम पे तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था का कबाड़ा है। अगर अर्थव्यवस्था 9% की दर से ग्रो कर रही होती है अभी, तो हम आपकी बात मान। विकास का भट्टा बैठा हुआ है जो इनफॉर्मल, अनौपचारिक क्षेत्र है। अनौपचारिक क्षेत्र पर अगर ध्यान दिया गया होता तो हम लोगों के होराइजन पर, हम लोगों की निगाह में वो तमाम मजदूर होते जो लॉकडाउन के कारण जिन्हें सैकड़ों मील पैदल यात्राएं करनी पड़ी।
जब लॉकडाउन बिल्कुल। हुआ और हम लोगों ने टीवी में बहस करनी शुरू की, तो हम लोग हमेशा इस बात पे बहस करते थे कि लोगों की ईएमआई जो है वो पोस्टपोन कर दी जानी चाहिए। वो लोग बेचारे कैसे अपना तनख्वाह, इस पे बात करते थे। लोगों जिन्होंने मकान पर कर्ज ले रखा है या उपभोक्ता ऋण ले रखे हैं, उनका अब क्या होगा। तब भी हम लोगों के दिमाग पर ये दर्ज नहीं था कि जो दिहाड़ी के मजदूर हैं, ऐसे करोड़ों मजदूर अपनी जिंदगी बचाने के लिए बॉम्बे से, कलकत्ता से, दिल्ली से चल पड़ेंगे अपने गांवों की ओर। जब जी। जी। आनंद विहार टर्मिनल में भीड़ लग गई और जब उत्तर प्रदेश गाजियाबाद बॉर्डर पर भीड़ लग गई, तब हम लोगों ने इस बारे में सोचना शुरू किया। क्या कम्युनिस्ट बिल्कुल। पार्टियां इन लोगों के बारे में बिल्कुल। सोचती थी? क्या हमारे आपके ऐसे बिल्कुल। बुद्धिजीवी सोचते थे इस बारे में? क्या समाजवादी, अपने बिल्कुल। आप को समाजवादी करने वाले लोगों के मानस में ये बात थी? नहीं थी। देखिए, हम ये बिल्कुल। जो कहते नहीं, हम सब शरीके जुल्म हैं। दुष्यंत कुमार का एक बिल्कुल। शेर है। हाँ, जी। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुल्म है। आदमी या तो जमानत पर रहा है या फरार। क्या बात ये है। स्थिति है। अभय जी, जी। ये जो दिमाग को खोलने वाली बातचीत हम कर रहे हैं, ये बातचीत हम जारी रखेंगे और आपके साथ हम अगली चर्चा जो करना चाहेंगे वो ये करना चाहेंगे कि अगर देश में एक स्थिति ये है जिसको आपने बहुत अच्छी तरह परिभाषित किया, उसकी कमजोरी भी, उसके अंतर्विरोध भी और दूसरी तरफ की ताकत भी, तो क्या इसका विकल्प धीरे धीरे समाज में नक्सलवाद का बढ़ना तो नहीं हो पाएगा? नक्सलवाद के ऊपर हम अगली बार आपसे बातचीत करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि नक्सलवाद के तर्क क्या हैं और जिन क्षेत्रों में नक्सलवाद बढ़ रहा है वहां पर मनमोहन सिंह के समय तो करीब 260 जिले नक्सलवादियों के प्रभाव तले आ गए थे। अभी क्या स्थिति है, क्योंकि यही स्थिति मनमोहन सिंह के समय भी आर्थिक स्थिति बिगड़नी शुरू हुई थी और लोगों के पास तक कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा था। आज क्या स्थिति है, इसके बारे में हम अगली बार जब मिलेंगे तो आपको तकलीफ देंगे और जरूर उसको जरूर हम जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। जरूर जरूर हम लोग चर्चा करेंगे इसी विषय पर, महत्वपूर्ण विषय। जी। तो आज का जी। प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं और अभय जी आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद एक सार्थक चर्चा, जिसका लोगों की जिंदगी से रिश्ता है, वो हमने सुनी। और अगली बार हम नक्सलवाद को लेंगे, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके तर्क क्या हैं, क्या वो लोकतंत्र के या सांप्रदायिकता का जवाब नक्सलवाद है, क्योंकि उनके बीच में से ऐसी बातें आ रही कि हाँ, हम ही इसका उत्तर हैं। अगली बार मिलते हैं। इसके लिए अभय जी आपको धन्यवाद। और जो आपको श्रोता सुन रहे हैं वो अनुमोदन हमें दिया। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें, आज की चर्चा के बारे में। नमस्कार।